गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। एक वायर को स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क लगता है, हमने कितने अमाउंट ऑफ वर्क लगता है, हमने वो फाइंड आउट किया। एंड देन वी फाइंड आउट द बल्क मॉड्यूलस। वी डिराइव्ड एन इक्वेशन की नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका किसके इक्वल होता है, बल्क मॉड्यूलस। और हमने बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल भी स्टडी किया, दैट इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए हमारे पास थ्री काइंड्स ऑफ स्ट्रेन है। फर्स्ट इज योर लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड इज योर वॉल्यूमेट्रिक एंड थर्ड इज योर शेयर स्ट्रेन। तो हमने यंग्स मॉड्यूलस पढ़ लिया जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन्वॉल्व किया था। फिर हमने पिछले लेक्चर में यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा था जिसमें हमने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था जिसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्टडी किया था। अब रहता है हमारा शेयर मॉड्यूलस, मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में आपका नॉर्मल स्ट्रेस का रेशो किसके साथ होगा, शेयर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। दिस एन इज कॉल्ड योर ग्रीक लेटर, ये ग्रीक सिंबल है एंड इट इज कॉल्ड ईटा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा एंड इट इज गिवन एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक वायर है तो वो अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे थोड़ा डेविएट हो जाएगी थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, एक सॉलिड कंसीडर कर लेते हैं, एक स्क्वायर ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, जिसकी ओरिजिनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है, और हम उसके एक फेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वॉल्स है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगी। ये आप प्रैक्टिकली अपने घर में भी कर सकते हो। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लीजिए और उसके एक वॉल पे हल्का सा धक्का देके देखो, वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, जब वो हल्का तिरछा हो जाएगा तो उसकी पोजीशन आप कुछ ऐसे देख पाओगे। उसका जो फेस है वो एक स्मॉल एंगल थीटा से डेविएट हो जाएगा। मतलब आपके पास जो नया बॉक्स है वो कुछ इस तरह का आएगा। मतलब पहले उसकी पोजीशन इधर थी, ये तो सेम ही हो गया आपका, यहां से ऐसे ठीक है। कुछ इस तरह से आपका जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, तिरछा। अब जो जितना तिरछा हुआ है, जितना डिविएट हुआ है अपनी पोजीशन से, दैट इज योर शेयर स्ट्रेन। ठीक है, हमने इधर फोर्स अप्लाई करी है इसकी एक फेस पे। कंसीडर कर लेते हैं जो ए बी सी डी फेस है इसका वो क्या है, इंटैक्ट। मतलब जो ए बी सी डी फेस है वो आपने हिला नहीं है। आप अपने कार्डबोर्ड के बॉक्स में यहाँ पे सरफेस पे कुछ पत्थर वगैरह भी रख सकते हो जिससे कि वो आपकी फोर्स से हिले नहीं। ठीक है, और हम कंसीडर कर लेते हैं जो ये ई एफ जी एच फेस है आपका ये क्या है, मूवेबल, मतलब कि आपकी फोर्स से ये हिल सकता है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो इसके अपर फेस और लोअर फेस के बीच में डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है सरफेस से 90 डिग्री पे जो अपर सरफेस तक का डिस्टेंस है, दैट इज योर एल। और हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हम जिस फेस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, ए। ठीक है, अब हमें नॉर्मल स्ट्रेस पता है क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस इज योर फोर्स अपॉन area and shear strain is your
शेयर स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, एंगल थीटा, ठीक है। शेयर स्ट्रेन इज गिवन बाय योर सिंपल थीटा। शेयर स्ट्रेन के जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हमने, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो आपके पास ईटा क्या आ जाएगा, दैट इज योर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज नॉर्मल स्ट्रेस एफ अपॉन ए एंड इनटू थीटा। थीटा इज योर शेयर स्ट्रेन हेयर, ठीक है। अगर हम फाइंड आउट करें जो हमारे पास tan थीटा है वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा निकालने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, दिस, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पे, एफ डैश एंड ए, या फिर देखिए ये कैसे हुआ, मैंने भी यहाँ पे नेमिंग नहीं किया, ए बी इसे कंसीडर कर लेते हैं, एफ ई एफ जी एंड एच, ठीक है। कंसीडर कीजिए जो हमारे ये वाली पोजीशन है दैट इज योर ई डैश एफ डैश जी डैश एंड एच डैश, ई डैश एफ डैश जी डैश एंड एच डैश। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल एफ डैश ए, दिस वन। कुछ इस तरह की ट्राइंगल बनी है आपके यहाँ पे एफ डैश ए। देखिए tan थीटा निकालने के लिए हम टेंजेंट ऑफ थीटा हम किसका निकालते हैं, बेसिकली जो हमारे पास राइट ट्राइंगल होती है। तो tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हम कुछ इस तरह से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री एंगल किस पे, एफ डैश एंड ए। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ डैश एंड बेस क्या है आपके पास, एफ ए। यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू योर, ये इज इक्वल टू योर लेंथ, सो एल, एंड एफ ए क्या है आपके पास, सॉरी एफ ए एल जो है, एफ ए इज इक्वल टू एल, बट एफ ए आपका कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, सो एल। अब एफ डैश है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि एफ और एफ डैश के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स। सो और एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस जिससे आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको जो आपकी अभी मेन पोजीशन है उसने डिस्प्लेस किया है। मतलब कि पहले वो जिस पोजीशन पे था दूसरी पोजीशन पे आने तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज योर एक्स हेयर, ठीक है। तो tan थीटा किसका कैसे निकला यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशो से हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, एफ डैश ए, ठीक है। तो आपको जो ये है थीटा की वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ईटा है। सो दिस इज योर एन इज इक्वल टू एफ ए इंटू एक्स अपॉन एल, ठीक है। एक्स डिनोमिनेटर में आएगा और एल आपका न्यूमिनेटर में आएगा। तो ये आ गया आपके पास शेयर मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू ईटा इंटू ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एक्स। तो ये आ गया आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया इंटू रेशो ऑफ length between two surfaces and the distance by which the two surfaces are separated, या a surface change its position from its original position, ठीक है। L जो है यहाँ पे that is called your lateral displacement, ठीक है। L is your lateral displacement और x जो है वो डिस्टेंस है सिंपल जो मैंने आपको बताया है, जिस डिस्टेंस से जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे डेविएट होके आपकी दूसरी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट चला गया है, ठीक है। और अब आ जाता है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए हमने निकाल दिए यंग्स मॉड्यूलस निकाला, बल्क मॉड्यूलस निकाला, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाला। क्यों निकाला हमने,
इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि एक जो वायर है वो कितना लोड उठा सकती है ताकि वो टूटे नहीं, मतलब कि उसकी इलास्टिक लिमिट। ऐसा ना हो कि हम किसी वायर की स्ट्रेंथ से ज़्यादा उस पर लोड डाल दें और वो टूट जाए। टू डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, हम इससे क्या डिटरमाइन करते हैं, जो फोर्स अप्लाइड है वो कितनी होनी चाहिए, हाउ मच फोर्स या हाउ मच स्ट्रेस शुड बी या कैन बी अप्लाइड ऑन अ सब्सटेंस सो दैट इट वॉन्ट ब्रेक, इसलिए कि वो टूटे नहीं। ठीक है। और इसका क्या यूज़ है, अगर हमें किसी चीज़ की इलास्टिसिटी पता हो, हमें उसकी इलास्टिक लिमिट पता है कि इतने तक ये स्ट्रेस झेल सकता है और उसके बाद वो स्ट्रेस नहीं झेल सकता, तो हम उसकी एक एक्सपायरी डेट, एक तरह से एक्सपायरी डेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपके पास यहाँ पे ब्रिज है, अगर वो ब्रिज ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो एक टाइम इंजीनियर उसकी जो इलास्टिक लिमिट निकाल के, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी इलास्टिक लिमिट निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ब्रिज कितने टाइम तक निकलेगा। ठीक है। तो फाइंड आउट द एक्सपायरी डेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आपकी बुक में बाकी और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट मेन 3 एप्लीकेशंस यही हैं इसकी जो जनरली एक्सप्लेन की जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका इलास्टिक इफेक्ट। इलास्टिक इफेक्ट क्या है, देखिए इलास्टिक बॉडी को जब आप स्ट्रेच करोगे तो वो एक एक्सटेंट से स्ट्रेच होएगी, तो जितना वक्त उसे वापस आने में लगेगा दैट इज योर इलास्टिक इफेक्ट। द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल शेप, मतलब कि एक बार आपने उसे स्ट्रेच कर दिया, जितना जो टाइम उसे वापस आने में लगेगा, जितनी लेट वो वापस आएगी दैट इज योर इलास्टिक इफेक्ट। वो चीज़ अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आने में जो टाइम लगा रही है दैट इज़ ड्यू टू इट्स इलास्टिक इफेक्ट, मतलब कि उसमें जो इलास्टिक इफेक्ट है वो काफ़ी देर तक रहेगा, जितनी फोर्स आप लगाओगे उतनी देर तक वो इलास्टिक इफेक्ट उसमें रहेगा। द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी। उसके बाद आ जाता है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग आपका एग्जाम्पल कहाँ है ब्रिजेस में। इलास्टिक फटीग क्या है आपके पास, जो रेगुलर स्ट्रेस आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो तो क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है, लॉस इन स्ट्रेंथ। उसकी जब स्ट्रेंथ है, आप इतना रिपीटेड स्ट्रेस उसमें अप्लाई करते रहते हो कि एट लास्ट उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और वो टूट जाता है। ठीक है, दैट इज योर इलास्टिक फटीग। फटीग बेसिकली आपका जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, थकान के लिए। ठीक है, जब आप किसी पे स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली लगाते रहते हो, जैसे पुल है आपका कोई, उस पर आप गाड़ियाँ चला रहे हो, उसके हर एक मटेरियल पे स्ट्रेस लग रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके जो हर एक मटेरियल है वो स्ट्रेस झेलने लायक नहीं रहेगा और वो टूट जाएगा। दैट पोजिशन इज कॉल्ड योर इलास्टिक फटीग। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेस झेलने की शक्ति कितनी है, दैट इज इट्स इलास्टिक फटीग। अब जो फैक्टर्स हैं कुछ इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी इज, पहला फैक्टर है आपके पास हैमरिंग एंड रोलिंग। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप बहुत ही ज्यादा हैमर करो, हैमरिंग क्या प्रोसेस है आपके पास, हैमर सिंपल हैमर से आप उसे पीट रहे हो बहुत ज्यादा, मतलब कि आप उसे उसमें स्ट्रेस लगा रहे हो, तो उसकी क्या है, थिकनेस बढ़ जाएगी और जैसे ही उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी वो और पतला हो जाएगा। पतला होने से क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी देखना, हमने जब स्ट्रेस और स्ट्रेन वर्सेस ग्राफ पढ़ा था उसमें एक पॉइंट ऐसा आया था, जब आप स्ट्रेस नहीं भी अप्लाइड कर रहे थे, तार एक पतली सी उसमें बढ़ गई थी, तार एक पतली सी फॉर्म में आ गई थी और खुद ही उस
थिन हेयर के टाइप में फैलती जा रही थी। तो वो क्या था, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत बढ़ गई थी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट है आपके पास एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है आपके पास, इसमें हम एक सब्सटेंस को बहुत ही हाई टेम्परेचर के लिए सब्जेक्ट कर देते हैं। मतलब कि जो एक सब्सटेंस है आपके पास, आयरन है या जो भी मेटल है, जो भी नॉन मेटल है, हम उसमें उसे बहुत ही लार्ज टेम्परेचर पे किसी गर्म भट्टी में डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वो सब्सटेंस ना सख्त हो जाता है। और जो सख्त सब्सटेंस है, जैसे जो सॉलिड्स हैं, उनकी इलास्टिसिटी इतनी नहीं होती। जैसे कि आप आयरन देखा होगा, जब हम उसे पिग आयरन होता है, जो आपका भट्टी के अंदर का आयरन होता है गरम, जब आप उसे मोल्ड कर लेते हैं, वो जब बाहर आता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें इलास्टिसिटी जीरो होती है। आप उसे बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर सकते और सालों तक अपनी वो वही पोजीशन, जितना भी आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर लो, वही पोजीशन मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एनीलिंग से क्या होता है, आपकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है। प्लास्टिसिटी मतलब नो इलास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, हैमरिंग से आपकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। और प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज है जो, वो डिपेंड करता है कि कैसी है। आप देखिए, जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है, बेसिकली अलॉय है आपके पास, जिसमें आपके 2 या 3 मेटल्स मिलते हैं। बेसिक उसमें आपका निकल, कॉपर और आयरन होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम में, या शायद मुझे कंपोजिशन याद भी नहीं है अभी। जो वो इम्प्योरिटीज हैं वहाँ पे मेटल्स की जो आपस में मिलते हैं, इम्प्योरिटीज मतलब मिक्सचर। देखिए, प्योर वो होता है जो सिंपल एक ही एलिमेंट का कंपाउंड हो, जैसे कि आपका आयरन है। वैसे तो आजकल जो आयरन आ रहा है वो भी एक अलॉय है, उसमें भी मिक्सचर होता है, बट जो आपका प्योर है वो एक ही एलिमेंट का सब्सटेंस होता है। मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा, जैसे आयरन बना है तो सिर्फ आयरन का ही होगा। बट इम्प्योर वो होगा जिसमें आपकी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स हैं। तो इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई गंदगी ही होगी, नहीं, मतलब है कि वो प्योर नहीं है। तो इम्प्योरिटीज का मतलब यहाँ पे है, या तो इलास्टिसिटी को कैसे इफेक्ट करेगा। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अलॉय है, उसमें 2-3 सब्सटेंसेस मिलते हैं। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको आप हार्ड करने के लिए इम्प्योरिटीज डालते हो, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, जो प्योर फॉर्म में होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इतना कि आप उसे अपने थंब से प्रेस कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप उसे थंब से प्रेस करोगे तो आप उसके ऑर्नामेंट्स पहन नहीं सकते, एक डेफिनेट शेप नहीं दे सकते। तो वहाँ पे एक इम्प्योरिटी दी जाती है, थोड़ा सा उसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, सब्सटेंस या दूसरा मेटल मिलाया जाता है उसे हार्ड करने के लिए। वहाँ पे जो हार्ड करने के लिए आप सब्सटेंस मिलाते हो, उससे क्या होता है, जो गोल्ड की इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म। एक तरफ आप एल्यूमिनियम में सब्सटेंस मिला रहे हो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ आप गोल्ड में सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज करने के लिए। इसीलिए इम्प्योरिटी की प्रेजेंस से सब्सटेंस की इलास्टिसिटी बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम टू इंक्रीज द इलास्टिसिटी एंड गोल्ड टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी। ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप गोल्ड रिगेन ना कर पाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो इलास्टिसिटी डिक्रीज करता है। जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी इलास्टिसिटी कम होगी। कैसे? एनीलिंग में, एनीलिंग में भी हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे और हम सॉलिड को या मेटल को या जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसे और रिजिड बना रहे थे, जिससे कि उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही थी और प्लास्टिसिटी बढ़ रही थी। तो इसी के साथ आपका जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट चलेगा, या तो आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट चलेगा, या फिर शायद देखते हैं कौन सा पार्ट है इसके बाद। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।